Good morning, student. Uh, Today we are start about medical surgical. First, we are discussing on gastrointestinal tract abnormality. In this channel, today we are discuss about diverticulitis. Diverticulitis. ठीक है. लार्ज इंटेस्टाइन्स की ये abnormality है, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे. सबसे पहले अगर हम बात करें कि डाइवर्टिकुलाइटिस होता क्या है, तो डाइवर्टिकुलाइटिस का मतलब होता है कि जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन होता है, मोस्टली उसका जो रेक्टम पार्ट होता है, स्मॉल कोलोन पार्ट जो होता है, वहाँ पर क्या होता है, उसकी जो इनर लेयर होती है वहाँ पर सैक लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, वहाँ पर पाउच लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, जिसको हम बोलते हैं डाइवर्टिकुला. और अगर उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है या उसकी इन्फ्लामेशन हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं डाइवर्टिकुलाइटिस. जैसे हम बात करें इंट्रोडक्शन की, तो डाइवर्टिकुलाइटिस क्या है? डाइवर्टिकुलाइटिस इज ए स्मॉल बल्जिंग सैक और आउट और पाउचिंग ऑफ द इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन that become inflamed or infected like this. ये लार्ज इंटेस्टाइन का कोई पार्ट है मानते हैं. अब इस लार्ज इंटेस्टाइन के किसी पार्ट के अंदर जो इसकी जो इनर लेयर है, इनर जो लाइनिंग है, ये जो इनर लाइनिंग है, इस इनर लाइनिंग के अंदर अगर बल्जिंग सैक या पाउच लाइक हार्निएशन लाइक स्ट्रक्चर बन रही है, यहाँ पर कोई पाउच जैसे इस तरह से कोई पाउच बन रहा है, सैक बन रहा है, मतलब इस इनर लाइनिंग की वीकनेस की वजह से यहाँ पर आउट प्रोट्रूजन्स हो रहा है, हार्निएशन हो रहा है, सैक बन रहा है, तो उस सैक के अंदर अगर इन्फेक्शन हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रही है, तो उसको हम बोलेंगे डाइवर्टिकुलाइटिस. अब इंट्रोडक्शन में ही अगर हम बात करें तो जो डाइवर्टिकुलाइटिस है, उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि डाइवर्टिकुला क्या होता है, कुलोसिस क्या होता है, डाइवर्टिकुलम क्या होता है. तो हमने बात की यहाँ पे डाइवर्टिकुलम की. ठीक है, तो डाइवर्टिकुलम का मतलब होता है जब इस जो ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है, इस इंटेस्टाइन के अंदर किसी एक पाउच की फॉर्मेशन हो रही है, तो उसको हम बोलेंगे डाइवर्टिकुलम. डाइवर्टिकुलम मतलब जब it is small pouch and only one pouch, small pouch in digestive tract mode. when एक ही जब ऐसा पाउच बनेगा, स्मॉल पाउच बनेगा, तो उसको हम बोलेंगे डाइवर्टिकुलम. एंड सेकंड है डाइवर्टिकुला. डाइवर्टिकुला का मतलब है कि जब इस तरह की जो सैक बन रहे हैं, ये कई सारे बन जाएंगे, इस वाल के अंदर चारों तरफ कई सारे बन जाएंगे, तो उसको बोलेंगे मोर देन वन. जब एक से ज्यादा पुला बन रहे हैं, ज्यादा आउट पाउचिंग बन रही है, ज्यादा सैक बन रही है, पाउच ज्यादा बन रही है, तो उसको हम बोलेंगे डाइवर्टिकुला. मतलब जब एक पाउच बन रहा है, उसको हम बोलेंगे डाइवर्टिकुलम. कंपटीशन एग्जाम में आ सकता है ऐसा, एक पाउच बन रहा है तो उसको हम डाइवर्टिकुलम बोलेंगे, एक से ज्यादा पाउच बन रहे हैं तो उसको हम डाइवर्टिकुला बोलेंगे. और इस तरह की जब कंडीशन अकर हो रही है, दिस टाइप ऑफ कंडीशन वी कैन कॉल डाइवर्टिकुलोसिस. क्लियर? जब एक पाउच बनता है ओनली, उसको हम बोलेंगे डाइवर्टिकुलम. जब एक से ज्यादा, जब मोर देन वन पाउच फॉर्मेशन होती है इंटेस्टाइन के अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, उसको हम बोलेंगे डाइवर्टिकुला. और इस तरह की इन दोनों कंडीशन को, मतलब इस तरह की कंडीशन अगर होती है, डाइवर्टिकुलम या डाइवर्टिकुला बन रहा है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं डाइवर्टिकुलोसिस. तो ये हमने बात की थी इंट्रोडक्शन की, ये हमारा रहेगा इंट्रोडक्शन, डाइवर्टिकुलाइटिस का इंट्रोडक्शन रहिएगा. नेक्स्ट में अगर हम बात करें डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन में क्या है, पेशेंट्स को इन्फेक्शन होगा, इन्फ्लेमेशन होगी. डेफिनेशन रहेगी, इट इज एन इन्फ्लेमेशन और
इट इज एन इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन इन वन और मोर पाउच इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। मतलब कि ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसके अंदर जो पाउच का फॉर्मेशन हो रहा था, उन पाउच के अंदर एक पाउच में या एक से ज्यादा पाउच के अंदर जब इंफेक्शन हो जाता है या इंफ्लेमेशन हो जाती है, डेफिनेशन में ध्यान रखना, इट इज एन इंफ्लेमेशन और इंफेक्शन ऑफ वन और मोर देन वन। जो डायवर्टिकुला है, एक से ज्यादा डायवर्टिकुला या पाउच के अंदर जब इंफेक्शन या इंफ्लेमेशन होती है तो उस कंडीशन को हम डायवर्टिकुलाइटिस बोलेंगे। ठीक है, इस कंडीशन को क्या बोलेंगे हम? डायवर्टिकुलाइटिस। तो डेफिनेशन क्लियर होगी। जैसे मैंने आपको पहले बताया डायवर्टिकुला क्या होता है, डायवर्टिकुलम क्या होता है और डायवर्टिकुलाइटिस क्या होता है। तो उन पाउच के अंदर जब इंफेक्शन या इंफ्लेमेशन होती है तो उसको हम बोलेंगे डायवर्टिकुलाइटिस। अब नेक्स्ट वन हम बात करेंगे इसके कोज की। तो जो इसके कोज हैं वो क्या रहेंगे? जैसे जो जैसे हर्निएशन होता है, लाइक दिस ये कंडीशन है, बट ये हर्निएशन बॉडी में कहीं भी हो सकता है। ये मोस्टली हमारा जो कोलोन पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन है, वहां पर हो रहा है। तो हम बात करें हर्निया की, तो हर्निया प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से हो रहा था या वाल्व्स की ऑर्गन्स की वाल्व कमजोर होने की वजह से हो रहा है। तो उसी तरह से जो डायवर्टिकुलाइटिस है, ये भी जो डायवर्टिकुला है वो भी प्रेशर लगने की वजह से और वाल्व का कमजोर होने की वजह से बनेगा। तो सबसे पहले हम बात करें तो प्रेशर इंक्रीज इन कोलोन। फर्स्ट जो कोज है वो रहेगा प्रेशर इंक्रीज इन लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर प्रेशर बढ़ेगा तो उसकी वजह से हो सकता है। नेक्स्ट वन हम बात करें वीकनेस ऑफ इंटेस्टाइनल वाल। जब इंटेस्टाइन की वाल है वो किसी पॉइंट से कमजोर होगी और वहां पर प्रेशर लगेगा तो उसकी वजह से हो सकता है। नेक्स्ट वन हम बोल सकते हैं ओबेसिटी। मोटापा ज्यादा होगा, पेट ज्यादा गट्टी हुई होगी, ओबेसिटी होगी, तो उस कंडीशन में प्रेशर ज्यादा लगेगा पार्ट्स पे, तो उसकी वजह से हर्निएशन हो सकता है, आउट पाउचिंग हो सकती है। नेक्स्ट वन हम बात करें प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी की वजह से एब्डोमेन के अंदर प्रेशर है वो इंक्रीज होता है, तो उसकी वजह से भी आउट पाउचिंग है वो कोलोन की अगर हो जाती है तो उस कंडीशन को हम डायवर्टिकुलाइटिस बोलेंगे। इसके अलावा स्मोकिंग है, स्मोकिंग की वजह से हो सकता है। स्मोकिंग के अलावा अगर हम बात करें तो लैक ऑफ एक्सरसाइज, लैक ऑफ एक्सरसाइज, अगर हम कोई एक्टिविटी नहीं करते हैं तो उसकी वजह से हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करें कि अगर हम हाई फैट इन डाइट एंड लेस फाइबर इन डाइट, अगर हम डाइट में फैट ज्यादा ले रहे हैं और फाइबर कम ले रहे हैं तो उस कंडीशन में भी डायवर्टिकुलाइटिस हो सकता है। फैट है वो कोमुलेट हो जाएगा, कोमुलेट होकर वो ओबेसिटी को इंक्रीज करेगा, प्रेशर ज्यादा है वो लगेगा जिसकी वजह से हो सकता है। उसके बाद बात करें तो मेडिकेशन हो सकती है। मेडिकेशन जैसे हम अवाडोल ले लेते हैं, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का ज्यादा यूज कर रहे हैं, उस कंडीशन में हो सकता है। नेक्स्ट में हम बात करें तो मेडिसिन के अलावा वो हो सकता है एज मोर देन 60 ईयर, 60 साल से ज्यादा जब एज हो जाती है तो जो वाल्व्स होती है, वो वाल्व्स है उसका प्रेशर है, वाल्व्स है वो कमजोर होना स्टार्ट हो जाती है, उसकी वजह से एज ज्यादा होने की वजह से भी हो सकता है। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें तो कॉन्जेनाइटल की वजह से अगर फैमिली में इस तरह की हिस्ट्री रही है तो उसकी वजह से हो सकता है। नेक्स्ट वन हम बात करें गॉल ब्लैडर अबनॉर्मलिटी। गॉल ब्लैडर अबनॉर्मलिटी, अगर गॉल ब्लैडर की अबनॉर्मलिटी है, गॉल ब्लैडर से जो बाइल्स है उसका जो फॉरवर्ड है आगे जो इंटेस्टाइन के अंदर जो आना होता है बाइल डक्ट से, अगर वो प्रॉपर्ली ना आ पाए, वहां पर क्लोसिस, वहां पर स्टोन फॉर्मेशन हो गई हो तो उसकी वजह से जो बाइल है वो इंटेस्टाइन के अंदर आ नहीं पाएगा तो वहां पे जो फैट या जो भी मटेरियल डिपॉजिट हो रहा है वो आगे वहां से
आगे नहीं जा पाएगा, बेहोश होकर आगे नहीं जा पाएगा, तो पेशेंट्स को इसकी वजह से भी हो सकता है। नेक्स्ट वन, इसका जो कोज रहेगा कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। कॉन्स्टिपेशन को भी हम कोज में पढ़ सकते हैं कि कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी जो डाइजेस्टिव मटेरियल है वो आगे पास आउट नहीं होगा, वो आगे पास आउट नहीं होगा, तो प्रेशर है वो इंटेस्टाइन के अंदर लगेगा। प्रेशर लगने से इस तरह से कहीं भी आउट पाउचिंग हो सकती है, जिसको हम डाइवर्टिकुलाइटिस बोलेंगे। तो ये इसके मेन कोज थे, इसकी वजह से डाइवर्टिकुलाइटिस है वो कोज हो सकता है। नेक्स्ट वन हम बात करें पैथोफिजियोलॉजी की। तो पैथोफिजियोलॉजी में सेम वही, ड्यू टू वेरियस ईटियोलॉजिकल फैक्टर। ईटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से, मतलब जब हमने कॉजेस पढ़े उन फैक्टर की वजह से, प्रेशर बढ़ने की वजह से, या कॉन्स्टिपेशन होने की वजह से, कार्बोरेटर डिफेक्ट होने की वजह से, एक्सरसाइज ना करने की वजह से, स्मोकिंग की वजह से, या ज्यादा ड्रग लेने की वजह से, जब इंटेस्टाइन के अंदर आउट पाउचिंग हो जाती है, आउट पाउचिंग ऑफ इंटेस्टाइन लेयर, आउट पाउचिंग ऑफ इंटेस्टाइनल, मतलब एटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से जो इंटेस्टाइन है उसकी लेयर्स की आउट पाउचिंग हो जाएगी, इंटेस्टाइनल लेयर आउट पाउचिंग हो जाएगी। जब उसकी आउट पाउचिंग हो जाएगी तो आउट पाउचिंग होने, जैसे मान लो इस तरह से वो आउट पाउचिंग हो गई, इस तरह से जब आउट पाउचिंग हो जाएगी तो आउट पाउचिंग होने से क्या होगा, जो बॉवल्स के कंटेंट है, जो डाइजेस्टिव जो मटेरियल है वो क्या है, हम बोल सकते हैं bowel content is deposit in out pouching पार्ट, मतलब जो आउट पाउच हुआ है उसके अंदर जो बॉवल का डाइजेस्टिव मटेरियल है वो, या जो बॉडी का जो कंटेंट्स है, जो भी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का जो कंटेंट्स है, वो अगर उस आउट पाउचिंग पार्ट्स के अंदर चला जाता है, आउट पाउच के अंदर चला जाएगा, तो वहां पे वो डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा, या इसके अंदर वो अकोमुलेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। जब उसका अकोमुलेशन होना स्टार्ट हो जाएगा तो वो क्या होगा, वहां पर पड़ा पड़ा क्या करेगा, डिकम्पोजिशन होगा उसका, जो बॉवल कंटेंट है उसका बॉवल कंटेंट इज डिकम्पोज्ड। जब डिकम्पोज होगा मतलब सड़ेगा गलेगा, तो सड़ने गलने से क्या होगा, वहां पर जो डिकम्पोजिशन होने की वजह से वहां पे क्या होगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। सिंपल है, इन्फेक्शन हो जाएगा। इन्फेक्शन होने की वजह से क्या है, इन्फ्लामेशन हो जाएगी, और ये जब इन्फ्लामेशन होएगी उस आउट पाउचिंग की, जब इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन होगी तो उसको हम बोलेंगे डाइवर्टिकुलाइटिस। ठीक है, ये इसकी नॉर्मल सिंपल पैथोफिजियोलॉजी रहेगी। हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था, आउट पाउचिंग के अंदर जब इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन होती है तो उसको हमने डाइवर्टिकुलाइटिस बोलना है। अब इसको हमने कैसे डिफाइन करना है, कैसे इसको हमने सिद्ध कैसे करें इसको, तो वो पैथोफिजियोलॉजी से करेंगे। जैसे इटियोलॉजिकल फैक्टर हुआ, इटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से आउट पाउच बना, आउट पाउच बनने की वजह से उस आउट पाउच के अंदर अगर जो बॉवल कंटेंट्स है, डाइजेस्टिव मटेरियल है, वो अगर उसके अंदर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा तो उसके अंदर वो डिपॉजिट होएगा तो वहां पड़ा रहेगा, आगे पास आउट नहीं हो पाएगा। पास आउट नहीं हो पाएगा तो उसका क्या हो जाएगा, डिकम्पोजिशन हो जाएगा। डिपॉजिट होने के बाद उसका डिकम्पोजिशन मतलब वो टूटेगा, सड़ेगा, गलेगा। जब वो सड़ेगा गलेगा तो वहां पे इन्फेक्शन होगा, और इन्फेक्शन होने की वजह से इन्फ्लेमेशन होगी, और इन्फ्लेमेशन जब इस पाउच की होएगी तो उसको हम बोलेंगे डाइवर्टिकुलाइटिस। तो ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी रहेगी। अब नेक्स्ट में अगर हम बात करें इसके डायग्नोसिस की, क्या क्या इसके साइन सिम्टम, क्या क्या इसके साइन सिम्टम रहेंगे। तो जो साइन सिम्टम है वो जैसे हमने कोई पढ़े उसके अकॉर्डिंग रहेंगे। जैसे एब्डोमिनल पेन होगा, एब्डोमिनल पेन है वो मोस्टली पेशेंट की लेफ्ट साइड में होगा, क्योंकि जो डाइवर्टिकुलाइटिस है वो कोलोन के जो लास्ट वाला पार्ट है वहां पर अक्कर हो रहा है, तो उसकी वजह से पेशेंट्स को जो पेन है वो लेफ्ट साइड में अक्कर होगा। उसके बाद पेशेंट को नोजिया हो सकता है, पेशेंट को वॉमिटिंग हो सकती है, डाइजेशन ना होने की वजह से पेशेंट को वॉमिटिंग हो सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पेशेंट्स को फीवर, इन्फेक्शन हो रहा है तो फीवर हो सकता है।
नेक्स्ट वन अगर हम बात करें तो पेशेंट्स को टेंडरनेस हो सकता है, एब्डोमिनल टेंडरनेस हो जाएगा, मतलब जब फीकल मटेरियल पास आउट नहीं हो गया, बाउल कंटेंट्स बाहर नहीं निकलेंगे तो जो मसल्स है, जो एब्डोमिनल्स की मसल्स है, उनके अंदर टाइटनेस आ जाएगी, वो टेंडर हो जाएगी। जब फीकल मटेरियल पास आउट नहीं होगा तो कॉन्स्टिपेशन कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। नेक्स्ट वन, अगर प्रेशर ज्यादा बढ़ता है, पाउचिंग के अंदर इन्फ्लेमेशन ज्यादा होती है, तो ये क्या है कि जो सराउंडिंग जो ऑर्गन है उसको भी प्रेस करेगा, इस तरह से प्रेस करेगा तो जो सराउंडिंग है वहां पर फिस्टुला फिस्टुला बन सकता है। जैसे यहाँ पे हमारा ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर पड़ा है तो उसके अंदर फिस्टुला बना सकता है, वहां पर उसको भी अफेक्ट कर सकता है, तो क्या है फिस्टुला की फॉर्मेशन हो सकती है। नेक्स्ट वन बात करें ब्लोटिंग, ब्लोटिंग या गैस फॉर्मेशन। ब्लोटिंग मतलब आफरा जिसको बोलते हैं, आफरा आ सकता है, गैस बन सकती है, ब्लोटिंग गैस बनना उसको हम बोलते हैं, ब्लोटिंग पेशेंट्स को हो सकती है। इसके अलावा ये सब होने की वजह से ब्लोटिंग होने की वजह से पेशेंट को एनोरेक्सिया, भूख कम लगेगी, भूख कम लगने से पेशेंट को माल न्यूट्रिशन पेशेंट को माल न्यूट्रिशन हो जाएगा, माल मतलब वो खा नहीं पाएगा, वो माल न्यूट्रिशन में चला जाएगा, जिसकी वजह से उसको वीकनेस हो जाएगी, लेथार्जी हो जाएगी, उसको रेस्टलेसनेस भी पेशेंट को हो सकती है। ये सब एनोरेक्सिया या ब्लोटिंग की वजह से ऐसा सब कुछ हो रहा है। नेक्स्ट वन हम बात करें तो पेशेंट्स को हमने यहाँ बात की कि फिस्टुला बन सकता है। अगर वो फिस्टुला बनता है तो उस कंडीशन में पेशेंट्स को ब्लैडर्स के साथ वो है किसी ऑर्गन के साथ वो फिस्टुला हो जाएगा, तो अब नॉर्मल ओपनिंग हो जाएगी, तो जो फूड कंटेंट है वो दूसरे पार्ट में जा सकता है। या हम यूं सिंपल कहें कि पेन और डिफिकल्टी ड्यूरिंग यूरिनेशन, मतलब इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन की वजह से या फिस्टुला बनने की वजह से पेशेंट्स को यूरिनेशन करने में, यूरिन पास आउट करने में भी पेन और डिफिकल्टी होगी। हम बोल सकते हैं बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन, यूरिनेशन करते वक्त पेशेंट को बर्निंग सेंसेशन हो सकता है। नेक्स्ट वन डायरिया, डायरिया विद द ब्लड, मेलिना जिसको बोलते हैं, मेलिना हो सकता है, जैसे आउट पाउचिंग हुई है, और ये आउट पाउचिंग अगर टियर हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे ब्लड वेसल्स है, अगर वो ब्लड वेसल टियर हो जाती है तो ब्लीडिंग हो जाएगी, ब्लीडिंग कहाँ होगी, इंटेस्टाइनल पार्ट में होगी, तो इंटेस्टाइनल पार्ट से वो ब्लीडिंग, वहां से जो फ्लूइड इकट्ठा हुआ है या इन्फेक्शन का जो फ्लूइड इकट्ठा हुआ था, वो सारा जो फ्लूइड मटेरियल है वो जब यहाँ से पास आउट होगा तो उसको हम डायरिया का नाम दे देंगे। तो ये पेशेंट्स के अंदर साइन सिम्टम्स रहेंगे। अब नेक्स्ट वन हम बात करें डायग्नोसिस की, इस कंडीशन को कैसे डायग्नोज करेंगे, हम कैसे पता लगाएंगे कि ये डायवर्टिकुलाइटिस है। तो सिंपल वही है जैसे हम हर एक कंडीशन में करते हैं, हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट एंड फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट, मतलब पेशेंट से हम हिस्ट्री लेंगे, जो हमने कोज पढ़े और जो हमने साइंस सिम्टम पढ़े उनके बारे में पेशेंट से पूछेंगे क्या ऐसे कोज हुए हैं, ये आपने खाया है, ड्रग्स ज्यादा ली है, फैमिली में कोई है, कॉन्स्टिपेशन है, पेन होता है, जो साइंस सिम्टम जैसे हमने पढ़े उन सब के बारे में पेशेंट से हिस्ट्री लेंगे। हिस्ट्री लेने के बाद उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर हम कंप्लीट जेई ट्रैक को देखेंगे, उसके लाइफस्टाइल को देखेंगे, उसकी एक्टिविटीज है उसको देखेंगे, जो फूड टॉलरेट है, डाइट टॉलरेट है उसको हम देखेंगे, फिर पेशेंट्स को इंस्पेक्शन करके देखेंगे, पालपेट करेंगे, परकशन करेंगे, एक्सप्लोरेशन करके हम पेशेंट्स का जो फिजिकल एग्जामिनेशन, जो फिजिकल टेक्निक्स होती है उनके द्वारा सिंपल हम पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन कर लेंगे। अब फिजिकल एग्जामिनेशन करने के बाद हम नेक्स्ट जाते हैं लैब इन्वेस्टिगेशन की ओर। लैब इन्वेस्टिगेशन में हम क्या करेंगे, अगर साइंस सिम्टम में पेशेंट को फीवर भी होगा, अगर मैंने नहीं बताया तो नोट कर लेना, साइंस सिम्टम में पेशेंट को फीवर भी होता है इन्फेक्शन की वजह से। दूसरा यहाँ पे हम डायग्नोसिस पढ़ रहे हैं, तो डायग्नोसिस में पेशेंट को इन्फेक्शन हो रहा है, इन्फेक्शन होगा तो हम क्या करेंगे, सीबीसी का चेकअप करवाएंगे, पेशेंट की जो सीबीसी है वो हम चेक करेंगे। उसके अलावा नेक्स्ट हम बात करें प्रेगनेंसी टेस्ट, प्रेशर बढ़ने की वजह से अगर
डायबिटिक हो रहा है तो वो प्रेशर प्रेगनेंसी से भी हो सकता है, तो हम प्रेगनेंसी टेस्ट भी इसके अंदर करवा सकते हैं। नेक्स्ट वन हम बात करें लीवर फंक्शन टेस्ट, LFT। लीवर फंक्शन का टेस्ट करेंगे कि वहां से बाइल प्रॉपर बन रहा है कि नहीं बन रहा, अगर बन रहा है तो पास हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो हम लीवर फंक्शन टेस्ट भी इस कंडीशन के अंदर करवाते हैं। नेक्स्ट वन हम बात करें तो जो इमेजिंग टेस्ट होते हैं वो करेंगे, जैसे सीटी स्कैन हो गया, एक्सरे हो गया, या जो यूएसजी, मोस्टली यूएसजी से हमें कंफर्मेशन मिल जाती है। हम पेशेंट का जो अल्ट्रासाउंड है वो करवा के देखेंगे ताकि हम कंडीशन को कंफाइन कर पाए, कंडीशन को हम पहचान पाए। नेक्स्ट वन हम बात करें कोलोनोस्कोपी। पेशेंट का जो कोलोन है उसको कैथेटर इंसर्ट करके, यहाँ से कैथेटर इंसर्ट करके हम कोलोन का जो इंटरनल जो इमेज है, इंटरनल जो विजुअलाइजेशन है वो करेंगे कोलोनोस्कोपी के थ्रू। उसके बाद हम पेशेंट को बेरियम एनीमा दे सकते हैं, पेशेंट को हम बेरियम एनीमा दे सकते हैं। बेरियम एनीमा देके उसका एक्सरे कर सकते हैं। दूसरा नेक्स्ट वन है स्टूल कलेक्शन। इस तरह का स्टूल कलेक्शन हो रहा है तो इंफेक्शन की वजह से तो इस तरह की कंडीशन क्रिएट नहीं हो रही, तो जो स्टूल पास आउट हो रहा है उसको हम कलेक्ट करके उसका लैब इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो ये था हमारा डायग्नोस्टिक वैलिडेशन, जो कि हम पता लगाएंगे कि ये कंडीशन यही है या कोई और कंडीशन क्रिएट हो रही है। नेक्स्ट वन हम बात करेंगे मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले हम मेडिकल मैनेजमेंट करते होते हैं। तो मेडिकल मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, इसको पहले हम एंटीबायोटिक, पेशेंट्स को हम एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड करेंगे। पेशेंट को हम एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड करेंगे। एंटीबायोटिक्स के अंदर हम क्या क्या दे सकते हैं पेशेंट को, जैसे सिप्रोफ्लॉक्सिन दे सकते हैं, मेट्रोनिडाजोल पेशेंट्स को हम दे सकते हैं। उसको हम डॉक्सीसाइक्लिन ड्रग्स है वो हम एंटीबायोटिक्स ड्रग्स के अंदर उसको प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि इस तरह की कंडीशन है वो ठीक हो जाए। नेक्स्ट वन हम बात करें लैक्टेटिव्स दे सकते हैं उसको। लैक्टेटिव्स अगर पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन क्रिएट हो रही है तो हम उसको लैक्टेटिव्स दे देंगे ताकि जो स्टूल मटेरियल हार्ड हो चुका है वो सॉफ्ट होकर वहां से पास आउट हो सके, तो हम उसको लैक्टेटिव दे सकते हैं। उसके बाद हम बात करें कि एंटीस्पाज्मोडिक ड्रग्स। जो मसल्स के अंदर टाइटनेस आ रही है, टेंडरनेस क्रिएट हो रहा है, तो उसके लिए हम पेशेंट्स को जो एंटीस्पाज्मोडिक ड्रग्स है, स्पाज्मोडिक ड्रग्स है वो देंगे। एंटीस्पाज्मोडिक ड्रग्स के अंदर हम पेशेंट को क्या क्या दे सकते हैं, उसको हम दे सकते हैं क्लोडाइजेपोक्साइड, क्लोडाइजेपोक्साइड, ये ड्रग है जो एंटीस्पाज्मोडिक ड्रग्स है। क्लोडाइजेपोक्साइड ड्रग्स है वो हम एंटीस्पाज्मोडिक ड्रग्स के रूप में पेशेंट्स को देंगे। इसके अलावा जो एंटीस्पाज्मोडिक ड्रग्स है वो साइक्लोमाइन ड्रग्स है वो भी एंटीस्पाज्मोडिक ड्रग्स के रूप में हम पेशेंट्स को दे सकते हैं। एट्रोपिन ड्रग्स है वो पेशेंट को एंटीस्पाज्मोडिक ड्रग्स दे सकते हैं। तो ये क्या है, एंटीस्पाज्मोडिक ड्रग्स रहेगी जिससे पेशेंट्स को कंडीशन में रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा नेक्स्ट में हम बात करें तो पेशेंट्स को एमपीओ दिन पर ओरल रखेंगे ताकि स्टूल का फॉर्मेशन ना हो और जो कंडीशन है वो और ज्यादा अबनॉर्मल ना हो। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, आईवी थेरेपी। पेशेंट को आईवी हम इंट्रावेनसली हम उसको जो न्यूट्रिएंट्स है वो हम पेशेंट्स को सप्लाई करेंगे ताकि पेशेंट की कंडीशन है वो और ज़्यादा अबनॉर्मल ना हो। और अगर हम उसको एमपीओ नहीं कर रहे, उसको डाइट पे रख रहे हैं, तो हम उसको क्लियर फ्लूइड डाइट देंगे ताकि जल्दी से वो डाइजेस्ट हो गए और विद यूरिनेशन यूरिन के थ्रू वो बॉडी से बाहर निकल जाए। अब नेक्स्ट में हम बात करें सर्जिकल मैनेजमेंट की।
तो मोस्टली इसका जो सर्जिकल मैनेजमेंट रहेगा वो, अगर हम सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करें तो जो सर्जरी है वो हम करेंगे कोलोस्टमी। कोलोस्टमी करेंगे, जैसे मान लो कंडीशन जहाँ पर हो रही है उस कंडीशन से ऊपर, जैसे कोलोन जो कोलोन के अंदर है वो इस तरह की कंडीशन डाइवर्टिकुलाइटिस हो रहा है, तो हम जो एब्डोमिनल वाल है, एब्डोमिनल वाल जो है एब्डोमिनल्स के लेफ्ट साइड में, वहां पर क्या करेंगे, एक स्टोमा, एब्डोमिनल वाल्स के एब्नॉर्मल स्टोमा बना देंगे, आर्टिफिशियल स्टोमा बना देंगे, ताकि डाइजेस्टिव मटेरियल है वो वहां से, जैसे यहाँ पर हम स्टोमा बना लेंगे ताकि जो डाइजेस्टिव मटेरियल है वो आगे ना जाए और यहाँ से वो बॉडी से बाहर निकल जाए, ताकि ये कंडीशन ना वो हील हो जाए, पेशेंट्स को पेन ना हो, पेशेंट्स को रिलीफ मिले। इसके अलावा हम एक सर्जरी और करते हैं, कोलोनेक्टमी। कोलोनेक्टमी में हम क्या करते हैं, जो अफेक्टेड पार्ट होता है जिसका हीलिंग पॉसिबल नहीं होता, वो नेक्रोसिस हो चुका होता है, उस कंडीशन में हम उस कोलोन को, नेक्रोटाइज पार्ट को वहां से रिमूव कर देते हैं, और रिमूव करने के बाद जो अपर और जो एंड पार्ट होता है उसको हम जोड़ देते हैं, उसको हम आपस में जोड़ देते हैं, तो उसको बोलते हैं एनास्टोमोसिस, हम पेशेंट का कर देते हैं। तो ये पेशेंट का सर्जिकल मैनेजमेंट रहेगा। इसके बाद अगर हम बात करें नर्सिंग मैनेजमेंट की, तो पेशेंट को हम लो फैट डाइट देंगे। नर्सिंग मैनेजमेंट में या जनरल मैनेजमेंट की बात करें तो पेशेंट को हम लो फैट डाइट देंगे, हाई कैलोरी और प्रोटीन डाइट देंगे। और जो नर्सिंग मैनेजमेंट है उसके अंदर हम पेशेंट की ऑपरेटिव कंडीशन के अकॉर्डिंग हम इंट्रापरी और पोस्ट ऑपरेटिव जो मैनेजमेंट नर्सिंग डायग्नोसिस है वो बनाएंगे, और बाकी जो नर्सिंग डायग्नोसिस है वो पेशेंट्स के जो साइन सिम्टम क्रिएट हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम पेशेंट्स के नर्सिंग डायग्नोसिस बनाकर, गोल बनाकर, और पेशेंट की जो इंटरवेंशन है, नर्सिंग सर्विस है वो प्रोवाइड करेंगे। तो ये आज का हमारा था डाइवर्टिकुलाइटिस। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, डाउट क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।